हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि हम आपको अभी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किए थे कि हम महामैराथन लेकर चलने वाले सीडीपी के, और ये जो आपका महामैराथन है वो प्रश्नों का महामैराथन है। और ये महामैराथन जो आपका है, जो दिसंबर में आपका पेपर हुआ है और जनवरी में, इन दोनों पेपर को मिला के हम करवाने वाले हैं। और सारे पेपर का हम कॉम्बिनेशन मिला के सारे पेपर आपको करवाएंगे। अगर आप इतना पढ़ के गए तो सीडीपी में आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर मोस्ट होता है, और जैसा कि आपको पता है कि जो आपका दिसंबर और जनवरी में कुल मिला के आपको कम से कम आपको 23 या 22 पेपर हुए हैं। तो मैं वो सारा पेपर आपको करा दूंगी, और ये आपका 6 दिन लगातार मैराथन चलेगा। तो आप देखिएगा यहाँ से मैराथन को। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये मैराथन मैं आप लोगों को 500 सब्सक्राइबर की खुशी में लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये हमारे जो फैमिली है, अब हम 500 हो चुके हैं, तो उनके लिए तो कुछ बनता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, हम देखते हैं फटाफट से। और एक दिन में मैं यहाँ पे आपको 150, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक दिन में आपको 150 क्वेश्चन कराऊंगी टोटल, वो भी सीडीपी के। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ईवीएस के भी आपको मैराथन मैं इसका ईवीएस का भी मैं मैराथन आपको लाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज तो हम पढ़ते हैं सीडीपी का मैराथन। तो हम फटाफट से देखेंगे। टोटल हमारे 150 क्वेश्चन होंगे, और हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ताकि आप अगर पढ़ें तो आपका भी टाइम बचे। तो आइए हम देखते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। दो है बाल विकास के संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। 3 है बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ में प्रभावित होता है। 4 है सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा। तो आंसर हमारा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन 1 है दोस्तों के साथ दौड़ना। 2 है एक धागे में मोती पिरोना। 3 है सीढ़ियां चढ़ना। 4 है खरगोश की तरह फुदकना। तो आइए हम आंसर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक धागे में मोती पिरोना। क्योंकि यहाँ पे हम धागे में मोती पिरो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि उंगलियों के द्वारा कार्य कर रहे हैं। तो उंगलियों के द्वारा कार्य करना हमारा क्या होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवंशिक है। ऑप्शन 1 है आंखों का रंग। 2 है बुद्धि। 3 है नैतिक विकास। 4 है सामाजिक कौशल। तो आप सभी आंसर बताइएगा। ऑप्शन 1 है 1, 2 है 2, 3 है 1 और 2, 4 है 1, 2 और 3। तो आंसर देख लेते हैं, इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। मतलब यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा। तो आइए इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसमें हमारा आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला सही है, आंखों का रंग। मतलब जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता का मतलब जो हमें, मतलब हमारे पूर्वजन, या मतलब कि जो हमें अपने माता पिता से मिलता है, वही हमारा क्या है, आनुवंशिकता है। तो आंखों का रंग हमें हमारे माता पिता से मिलता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन 1 है प्राथमिक। 2 है संरचनात्मक। 3 है द्वितीय। 4 है विश्लेषक। तो ये आंसर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, द्वितीय होगा। जो हमारा विद्यालय है ये द्वितीय है। ठीक है, समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य करता है, द्वितीय। और देखिए प्राथमिक जो है, प्राथमिक हमारा जो प्राथमिक है वो हमारा घर परिवार है। ठीक है, घर और परिवार है। यहाँ पे देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। तो आप ये क्वेश्चन याद करके जाइएगा, मतलब पढ़ के जाइएगा 2 बार 3 बार, तो वहाँ पे आप जरूर कर पाएंगे। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है।
ऑप्शन 1 है पूर्व पारंपरिक स्तर, 2 है पारंपरिक स्तर, 3 है परतंत्र नैतिकता स्तर, 4 है सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि पारंपरिक स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आप सिर्फ इसको दोहरा कर जाइएगा फटाफट से, ठीक है। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। ऑप्शन 1 है समावेशन, 2 है संतुलन साम्य धारणा, 3 है समायोजन, 4 है असंतुलन असाम्य धारण। तो ये आंसर देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा समायोजन। सीता क्या कर रही है कि सीता साइकिल चलाने के पूर्व पहले क्या कर रही है, अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करने को क्या कहलाएगा। मतलब कि सीता साइकिल चला रही है, अब क्या कर रही है, उसका अनुभव बदल के स्कूटर चला रहा है, तो क्या है समायोजन, उसने क्या किया है, समायोजन कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभिक कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। ऑप्शन 1 है अमूर्त संक्रियात्मक, 2 है मूर्त संक्रियात्मक, 3 है पूर्व संक्रियात्मक, 4 है संवेदीगामक पेशी। तो आइए आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। आपका होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक कैसे होगा, देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है में बच्चे क्या होते हैं, लाक्षणिक कार्य करना क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। लाक्षणिक कार्य का मतलब आइए देख लेते हैं इसका इंग्लिश क्या होगा। मतलब कि स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सिमोएटिक फंक्शंस, ठीक है, रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। तो ये किस में करते हैं, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शन 1 है अन्योन्य शिक्षण, 2 है पाठ, 3 है खोजी अधिगम, 4 है क्रमबद्ध अनुदेशन। तो देखिए आइए यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा हमारा, अन्योन्य शिक्षण। तो देखिए जो हिंदी नहीं समझ में आए उसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। देखिए अन्योन्य शिक्षण क्या है हमारे यहाँ पे, इसका इंग्लिश क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग। तो ये देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर देखिए आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको हिंदी कहीं कहीं टफ दे देती है, कठिन होती है, तो नहीं समझ में आता है, तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन एक बार जरूर देख लिया करिए, क्या पता वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी चीजें समझ में नहीं आती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है। ऑप्शन 1 है अनुदेशनात्मक पाठ, 2 है पुनर्बलन, 3 है साम्यधारण संतुलन, 4 है अभिक्रमित शिक्षण। तो आइए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुदेशनात्मक पाठ, मतलब इंस्ट्रक्शनल स्केप फोल्डिंग। क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल स्केप फोल्डिंग मतलब अनुदेश देना, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है कम क्षमता वाले बच्चे की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, 2 है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, 3 है विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, 4 है कक्ष मुख्यतः पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी आंसर बताने के लिए, क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन कराने हैं, तो हम फटाफट से एक रिवीजन टाइप लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 है और हम बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत समझाते भी जाएंगे। देखिए जो हमारा प्रोत्साहन है ये क्या, हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। तो हम कभी भी क्या करेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को भी देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं समझ में आता। अगर हमें पॉजिटिव निगेटिव वर्ड पता है तो क्वेश्चन हमें वो अगर नहीं आता है तो भी हम वहाँ पर सही कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 है भाषात्मक बुद्धि, 2 है शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, 3 है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, 4 है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आइए हम देख लेते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या है, देखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर आपको हिंदी नहीं आ रहा है समझ में तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों दिया रहता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है। ऑप्शन 1 है जेंडर पहचान, 2 है जेंडर रूढ़िवादिता, 3 है जेंडर सातत्यता स्थिरता, 4 है जेंडर समानता। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं देख लीजिएगा, जेंडर स्टीरियोटाइपी।
स्टीरियोटाइपी, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइपी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए यहाँ पे ये एक चीज याद रखिएगा, सही नहीं है। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो यहाँ पे आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। ऑप्शन 1 है यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। 2 है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया। 3 है यह विद्यार्थी में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। 4 है पारंपरिक पेपर कलम प्रशिक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा हमारा। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थी का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है। 14 में आपका कथन दिया है तो यहाँ पे कथन ये है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और भाषीय विविधता को समझना चाहिए। तर्क आर कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। सही विकल्प चुने। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, नहीं है ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब तीसरा बिल्कुल सही होगा। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पिनाला रंगों के क्रम को स्मरण करते हुए इस्तेमाल की गई यह योजना कहलाती है। ऑप्शन 1 है साधन लक्ष्य विश्लेषण। 2 है अस्मारोपकारी। 3 है वितरित अभ्यास। 4 है लक्ष्य निर्देशित योजना। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, वितरित अभ्यास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। ऑप्शन 1 है सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन। 2 है लेखन वैकल्प विषय पढ़ने में कठिनाई। 3 है बौद्धिक स्तर। 1 अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण। 4 है समावेश विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका कि लेखन वैकल्प विषय पढ़ने में कठिनाई। लेखन वैकल्प क्या है, ये सही मिलान है आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थी के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। ऑप्शन 1 है विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग। 2 है विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना की समुन्नत करना। 3 है प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। चौथा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। ऑप्शन 1 है 1 3 4। 2 है 1 3। 3 है 1 2। 4 है 1 2 4। तो ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब 1 और 3 दोनों होगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए हम फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन पूरे करने हैं, एक दिन में कंप्लीट करने हैं इस मैराथन में। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन चल रहा है आपका, तो फटाफट से पढ़िएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको ऑप्शन 1 है भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। 2 है विद्यार्थी की विशेष शिक्षा वाले विद्यालयों में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। 3 है अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करना चाहिए। 4 है भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। तो ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि अनुक्रमित रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा क्या है, आइए देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा पूछा है। एक समावेशी कक्षा में ऑप्शन 1 है विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। 3 है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्ष में किया जाता है। 4 है विशेष आवश्यकता वाले छात्र की मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है।
तो एक समावेशी कक्षा में क्या होता है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फटाफट से हम। 20 में क्या पूछा है कि एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। ऑप्शन ए है पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है। बी है बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है। 3 है चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस स्थिति की ओर संकेत करती है। ऑप्शन 1 है प्रमस्तिष्की घात, 2 है दृष्टिबाधिता, 3 है पठन वैकल्प, 4 है उच्चारण वैकल्प। तो ये आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये क्या है दृष्टिबाधिता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ये देखिए पुस्तक को पकड़ नहीं पा रहा है, आंख में लालिमा भी है और ये तीनों ऑप्शन हम देख सकते हैं ये दृष्टिबाधिता से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। आइए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए ये नया क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। देखिए नहीं है, नहीं ये चीज़ आप याद रखा करिए, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं। ऑप्शन 1 है प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। 2 है रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। तीसरा है सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। चौथा है बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ये किसी एक क्या कहते हैं किसी एक पेपर में और आया हुआ है और ये क्वेश्चन दोहराया गया है। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि बच्चों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक के इनाम दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा क्या है गलत है, तो जो गलत होगा हम उसी पर टिक करेंगे सही का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा कि विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ बढ़े। ऑप्शन 1 है अमूर्त मूर्त स्थानिक वैश्विक, 2 है मूर्त अमूर्त वैश्विक स्थानिक, 3 है मूर्त अमूर्त स्थानिक वैश्विक, 4 है अमूर्त मूर्त वैश्विक स्थानिक। तो ये देख लेते हैं इसमें आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा हमारा 22 का। देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। 22 है, 22 का आपका होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि मूर्त यहाँ पे होगा मूर्त से यहाँ पे क्या है अमूर्त, फिर अमूर्त और फिर क्या यहाँ पर आएगा स्थानीय से वैश्विक की तरफ क्या होना बढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों की कलम चिता पानी और अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है। ऑप्शन 1 है क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, 2 है शास्त्रीय अनुकूलन, 3 है न्यूनतावाद, 4 है संरचनावाद। तो फटाफट से आंसर बताएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा हमारा संरचनावाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। 24 का देखते हैं कि बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है दंड का प्रयोग करके, 2 है बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, 3 है बच्चों की सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर, 4 है बारंबार वेधन और अभ्यास द्वारा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा 23 हो गया है, 24 है ये। 24 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोज करने के लिए कहकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि ऑप्शन ए है उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणी और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। बी है विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए गलत है लेकिन बी सही है, 2 है ए और बी दोनों गलत है, 3 है ए सही है लेकिन बी गलत है, 4 है ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर क्या है ए गलत है और बी क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में पूछा है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर हैं। ऑप्शन 1 है प्रतिकूल, 2 है अनुकूल, 3 है समान, 4 है प्राधिकृत।
तो आइए देखते हैं 26 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, प्रतिकूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 27 है। यहाँ पे देखिए 27 पूछा कि दावा। ऑप्शन ए है विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ में निर्लिप्त होना चाहिए। बी है विद्यालय में प्रवेश से पहले छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार है और प्रत्ययों की समझ होती है। दिए गए विकल्पों के उपयुक्त का चुनाव कीजिए। ऑप्शन एक है एक और आर, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दो है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर 27 का आंसर हमारा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा हमारा कि ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28। तो 28 है कि एक छात्र यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्र का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऑप्शन एक है छात्र के अभिप्रेरण में वृद्धि करता है। दो है छात्र के अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। तीन है छात्र के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। चार है छात्र के कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा 28 का। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा हमारा कि छात्र के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम क्या करता है कि असहायपन की ओर धकेलता है। आइए देखते हैं 29 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है। ऑप्शन एक है विद्यार्थियों में योग्यता और समृद्धि धारणा विकसित करना। दो है इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तीन है असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना। चार है विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। तो ये देखते हैं हमारा 29 का आंसर क्या होगा। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि विद्यार्थी की योग्यता की समृद्धि धारणा विकसित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन क्या है। 30 क्वेश्चन है कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। तो ऑप्शन एक है निम्न बुद्धि। दो है कम क्षमता। तीन है उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता। चार है बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। तो ये देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा पेपर क्या था, 31 दिसंबर का था। आइए अब हम क्या देखेंगे, 30 दिसंबर का पेपर देखेंगे। ऐसे ही हम 5 पेपर देखेंगे, फटाफट से कर लेते हैं हम। आइए देखते हैं, ये आपका 30 दिसंबर का पेपर है। कब का है ये आपका, ये पेपर आपका 30 दिसंबर का है, ठीक है। तो देखिए जो आपका पेपर आया है हूबहू मैं वही पेपर करा रही हूँ। कोई इधर उधर से आपका क्वेश्चन नहीं है, जो आपके पेपर में आया है मैं वही करा रही हूँ और आप वही क्वेश्चन करके जाइए, आपको वहीं से पूछेगा। ये नहीं कि मैं किसी भी कोचिंग से उन्होंने अपने मन से करा दिया है तो आप कर लीजिए, उन्होंने अपने से क्वेश्चन बनाया, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो सीबीएसई आपका पूछा हुआ है, देखिए सेम क्वेश्चन वही करिए और वही करके जाइए। मैं गारंटी देती हूँ कि आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि हमें पूरा मैराथन लेके चलना है 150 क्वेश्चन का, तो टाइम नहीं रहेगा। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ से देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन 1 है विकास के सभी आयाम पारंपरिक रूप से संबंधित है। 2 है विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। 3 है विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। 4 है परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का क्या करती है, अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि बालक में बुद्धि और विकास में क्या शामिल है। ऑप्शन 1 है मात्रात्मक परिवर्तन। 2 है गुणात्मक परिवर्तन। 3 है दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। 4 है शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारी बुद्धि होती है, जो बुद्धि और विकास में क्या शामिल है, बुद्धि और विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन आपके शामिल होते हैं। ये अपने बुद्धि के बारे में पढ़ाई होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या हमारा। 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 1 है प्रकृति। 2 है आनुवंशिकता। 3 है लालन पालन। 4 है क्रोमोजोम। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लालन पालन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए किसी कारक की भौतिक सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभव और उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। देखिए लालन पालन का
विकास पे बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, कि निम्नलिखित में कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आप कर सकते हैं। इसके पहले हमने बताया आपको प्राथमिक और द्वितीयक संस्था। तो ऑप्शन 1 है स्कूल एवं पास पड़ोस, 2 है परिवार और संचार माध्यम, 3 है पास पड़ोस एवं शिक्षक, 4 है परिवार एवं पास पड़ोस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, मतलब 4। ऑप्शन नंबर 4 परिवार एवं पड़ोस। और जो द्वितीयक है, इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि द्वितीयक कौन है, विद्यालय है। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है कि कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयोन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयोन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है। ऑप्शन 1 है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, 2 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की के अभिनवीकरण, 3 है सामाजिक व्यवस्था निर्वाह अभिनवीकरण, चौथा है सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। ठीक है, तो बताइए फटाफट से आंसर आप। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो उपहारों की लेन देन कर रहा है, तो उनमें यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण की मतलब कि लॉरेंस कोहलबर्ग के किस चरण में ये पूछा है। तो आइए देख लेते हैं। हिंदी नहीं समझ में आ रहा था, आप इंग्लिश देखिएगा क्या है। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन किस स्टेज में है वो, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन के स्टेज में है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा क्या है। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को की संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। ऑप्शन 1 है संवेदी पेशी अवस्था, 2 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 3 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 4 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप सभी, इसका हम देखते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी के बर्तन में दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है। ऑप्शन 1 है क्रमबद्धता की योग्यता, 2 है सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता, 3 है अकेंद्रीयता, 4 है अनुपातिक तर्क की योग्यता। तो ये आंसर देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, अकेंद्रीयता। आइए देख लेते हैं इसका इंग्लिश क्या है। आप अकेंद्रीयता का डी सेंटर क्या होगा आपका, डी सेंटर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि बच्चा मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा पंजे। अध्यापक सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है। बच्चा यह वाला। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है। ऑप्शन 1 है अवलोकनात्मक अधिगम, 2 है विवरणात्मक अधिगम, 3 है पाठ, 4 है संज्ञानात्मक संघर्ष। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ये किसमें है, पाठ में है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पाठ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये क्या है, इसके फोल्डिंग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या हमारा। लेव वाइगोस्की की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, 2 है मनोयौनिक दृष्टिकोण, 3 है व्यवहारिक दृष्टिकोण, 4 है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। जो लेव वाइगोस्की है तो ये किससे संबंधित है, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, एक सेकेंड रुकिए आप सभी। हाँ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। ऑप्शन 1 है बड़ों का अनुसरण करके सीखते हैं, 2 है बड़ों द्वारा की गई व्याख्याओं से सीखते हैं, 3 है पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, 4 है स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। देखिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बड़ों के अनुसरण करके सीखते हैं, क्योंकि पियाजे कहते हैं कि बच्चा क्या करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हावर्ड गार्डनर से पूछा गया है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरे के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है, तो उससे निम्नलिखित में से
कौन सी बुद्धि कही जाएगी? ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, 2 है अनुभवजन्य, 3 है सामाजिक बुद्धि, 4 है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक बार और आया है आपको, इसी में से किसी ईयर में एक बार और आया है, आप देखिएगा। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 11 है। तो ये देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, अंतःवैयक्तिक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? ऑप्शन 1 है जेंडर सशक्तिकरण, 2 है जेंडर रूढ़िबद्धता, 3 है जेंडर रूढ़िबद्ध लचीलापन, 4 है जेंडर समरूपता। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे बी और डी दोनों आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बी जेंडर समरूपता और रूढ़िबद्धता दोनों होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो आयोग है उन्होंने दोनों आंसर माना है, यहाँ देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो जेंडर रूढ़िबद्धता ही होगा, लेकिन आयोग ने इस दोनों पे अंक आपको प्रदान किए हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम क्या है। 13 में पूछा है कि अब कथन ये है बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कारण आर भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ए और आर दोनों गलत हैं। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है किसकी, ए की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। ऑप्शन 1 है उसे रचनात्मक प्रतिपुष्ट देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। 2 है यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान न हो। तीसरा है सुनिश्चित करना कि उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार न मिले जिससे कि उसकी आदत न पड़े। चौथा है उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि न देना। तो ये हम देखते हैं हमारा 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कि अगर उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। कि यहाँ पे आप इससे कहेंगे कि आप अगर काम और अच्छे से करेंगे तो चीज़ें और भी अच्छी आप कर सकते हैं, तो आपको सितारा वहाँ पे प्रदान किया जा सकता है या आपको सितारा मिल सकता है। ठीक है, उन्हें डिमोटिवेट नहीं करेंगे, हम हमेशा उन्हें क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। देखिए ये नई चीज आप याद रखिएगा, मैं बार बार कहती हूँ कि कितने लोग तो यहीं पे क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। मैं हर पेपर में जितना भी मैं पेपर कराई हूँ उसमें आपको हमेशा बताती हूँ कि नहीं का आप हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन 1 है पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्य को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तन में प्रकाश डालते हैं। बी है 2 है कि पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। 3 है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों की स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। 4 है पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और कीज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर कि पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और कीज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि समान कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना। 2 है व्यक्ति विभिन्नताओं के निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। 3 है अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों को अनुकूलन करना। 4 है प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 है 2 4, 2 है 1 3, 3 है 1 3 4, 4 है 1 2 3 4। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि 1 3 4। तो यहाँ पर 2 नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सामग्रिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और
दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों की प्राथमिक लक्षण है? ऑप्शन 1 है श्रवण क्षमता, 2 है बौद्धिक अक्षमता, 3 है सोलिन स्पेक्ट्रम, 4 है दृष्टि अक्षमता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि सोलिन स्पेक्ट्रम। जब बच्चे में सोलिन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसमें, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों में आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? ऑप्शन 1 है कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, 2 है विद्यालय के सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, 3 है बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग, 4 है समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा? यहाँ पे देखिए पूछा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। डिस्फेजिया, डिसप्रेक्सिया और डिसकैल्कुलिया एंड डिसग्राफिया। तो इसका मिलान करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पे क्या मिलाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन आपका डी होगा। तो डी में हम मिला सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए मिलेगा किसमें? 4 में। ऑप्शन ए आपका डिस्फेजिया मिलेगा किसमें? 4 में मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बी मिलेगा 1 में। बी आपका 1 में मिलेगा। जो डिस्पेक्सिया वो संतुलित सूक्ष्म गत्यात्मक निरंतर को गति बोधक सामान्य वाले रोजमर्रा के कामों को करने में क्या है? कठिनाई को ही हम क्या कहते हैं? डिसप्रॉक्सिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा कि क्वेश्चन नंबर सी आपका 3 में मिलेगा। मतलब कि ये क्या है? डिसकैल्कुलिया क्या है? ये गणितीय अगणनाओं की दक्षता को प्रभावित करता है। मतलब जो गणित से संबंधित आपका विकार होता है वो होता है। डिसग्राफिया का होता है। डिसग्राफिया ये यहाँ पे आज ये देख लेते हैं। चौथा मतलब डी का क्या होगा? डी का दूसरे में जाएगा। डी का किस में जाएगा? आपका दूसरे में जाएगा कि वह दिव्यांगता जो संबंध के साथ लिखने की योग्यता को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर चौथा हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं 20 क्या है हमारा। 20 क्वेश्चन में क्या है पूछा कि अध्यापक किस तरह के रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर, 2 है प्रत्येक शिक्षार्थी की निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, चौथा है शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। आंसर हमारा होगा 20 का क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अवसर देना, यहाँ पे अवसर देना हमारा देखिए क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, सॉरी आंसर लगा सकते हैं। आइए देखते हैं 21 क्या है। बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। ऑप्शन 1 है समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण, 2 है आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, तीसरा है समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, चौथा है समस्या का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिणाम की व्याख्या करना। तो ये देख लेते हैं हमारे पास 21 का हमारा आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको आयोग ने ए और सी दोनों आंसर को माना है, ए और सी को, ठीक है। आयोग ने ए को भी माना है और सी को भी माना है। तो जिसने ए और सी पर टिक किया है उनके सारे क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ सही है। ए और सी पर इन्होंने क्या किया है? सही माना है। तो ए और सी का दोनों आंसर होगा। ये देखते हैं 22 का क्या है क्वेश्चन हमारा। 22 देख लेते हैं हमारा क्या है। 22 में पूछा है कि वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चे की सफलता का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन 1 है बच्चों की योग्यता को, 2 है बच्चों के प्रयत्न को, 3 है बच्चे की घबराहट को, 4 है आनुवंशिक संरचना को। तो देख लेते हैं 22 का आंसर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बच्चों के प्रयत्न को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए। ऑप्शन 1 है केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से, 2 है जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, 3 है विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से, 4 है भिन्न भिन्न विषयों के लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं जैसे कि गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से।
तो ये क्या पूछा है कि अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हमारा 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मतलब 2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे हम क्या जेंडर और वर्ग को क्या करते हैं, ध्यान में रखेंगे और सभी विद्यार्थियों, मतलब कि ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों से हमें क्या करनी चाहिए, अपेक्षाएं करनी चाहिए, किसी एक से नहीं। यहाँ पे देखिए केवल आ गया, केवल हमारा निगेटिव वर्ड है तो ये पहले से हमारा कट गया, ठीक है। और हम यहाँ पे विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से हम किसी भी विद्यार्थी को छोड़ेंगे नहीं, सारे विद्यार्थी को लेकर चलेंगे। यहाँ पे लड़का लड़की आ गया तो यहाँ पे भी जेंडर रूढ़िबद्धता लगा दिया, तो ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि किसी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 है सामाजिक संरचनावादी, 2 है व्यवहारवादी, 3 है सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, 4 है संरचनावादी। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, सामाजिक संरचनावादी। क्या होगा, सामाजिक संरचनावादी। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से हम देख लेते हैं क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन करने हैं तो टाइम बहुत कम है। पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल हो जाऊंगा। यह दर्शाता है ऑप्शन 1 है अपसारी चिंतन, 2 है स्व यथार्थता, 3 है उपलब्धि परिपक्वता, 4 है सीखी गई निस्सहाय मतलब बेचारगी। तो देख लेते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का होगा ऑप्शन नंबर डी, सीखी गई निस्सहायता, क्या या तो बेचारगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 का क्या है। 26 पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन 1 है कंठस्थीकरण प्रत्यास्मरण, 2 है कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन, 3 है अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, 4 है अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरण। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर देखते हैं 26 का। तो 26 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्या है हमारा। देखिए फटाफट से आप सिर्फ रिवीजन करिएगा इसका, 6 दिन में सारे रिवीजन करके हट जाइए। विद्यार्थी के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है। ऑप्शन 1 है अधिगमकर्ताओं के व्यक्तित्व और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए, 2 है अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में व्यवस्थित किया जाए, 3 है अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों को विभाजित किया जाए, 4 है अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसमें कोई भी उदाहरण नहीं हो। तो ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। ऑप्शन 1 है वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है, जब भी वह देखती है कि उसके विद्यार्थी दिए गए अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं वह उन्हें फटकारती है। 2 है अध्यापक वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थी को बताती है कि उन्हें कई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी चाहिए, कोई भी जो गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी चाहिए और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। तीसरा है कि वह अध्यापक जो नियमित रूप से कोई एक गतिविधि करती है या करता है दूसरे की सुविधा के लिए उसे उस गतिविधि को रोक देती है या देता है और पुनः पहली गतिविधि कराती या कराता है। चौथा है वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थी से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठे और अपना पूरा ध्यान सैंपट के नकल उतारने के लिए रखें। तो यह देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिए कि अध्यापक अकादमिक जो है अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही होगा। तो यह देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो यह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 है जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 है बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया है, 2 है अभिभावक असफल हो गए हैं उन्हें बालक के अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए, 3 है बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, 4 है यह व्यवस्था की असफलता है। तो यह देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखिए ये 2011 में भी आया हुआ आपका क्वेश्चन है, अगर जिन्होंने पेपर दिया होगा अगर वो 2011 का करके गए होंगे तो उन्हें मिला होगा ये क्वेश्चन जरूर, इसलिए हम कहते हैं प्रीवियस ईयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। अधिकथन अभिकथन। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं को उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। कारण आर अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन 1 है कि ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथा है ए सही है आर दोनों गलत है। तो यह देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही होगा।
यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर की व्याख्या करता है। आर जो हमारा व्याख्या किसकी करता है, ए की करता है। तो चलिए ये हमारा ये खत्म हो गया। ये आपका 30 दिसंबर का पेपर था, ठीक है, 30 दिसंबर का था। तो आइए हम लेके चलते हैं अब 29 दिसंबर का, फटाफट से आपको कराते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये हमारा जो पेपर है, ये तीसरा पेपर आपका है, ठीक है। 2 हमने करा दिए, आपको 60 क्वेश्चन करा दिया हमने और 61 से लेके अब चल रहे हैं। तो ये आपका 29 दिसंबर का है, ये 29 दिसंबर का है। इसके बाद आपको 28 का कराएंगे, फिर 27 का कराएंगे, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बांटा है। ऑप्शन 1 है गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। तीसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। चौथा है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मतलब तीसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो बालक का विकास है वो पहले शारीरिक होता है, फिर संज्ञान में आता है, फिर गामक होता है, फिर क्या होता है, सामाजिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन 1 है शीर्षगामी सिद्धांत, 2 है अधोगामी सिद्धांत, 3 है विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, 4 है मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, शीर्षगामी। शीर्षगामी का मतलब ही होता है कि शीर्ष से पैर की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा है कि राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। ऑप्शन 1 है निरंतरता अनिरंतरता का मुद्दा, 2 है आरंभिक बात के अनुभव का मुद्दा, 3 है प्राकृतिक पालन पोषण का मुद्दा, 4 है एक रूपता व्यक्तित्व का मुद्दा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, आरंभिक बात के अनुभव का मुद्दा। तो यहाँ पे अगर किसी ने आपको कभी इस तरीके से किया है या किसी किसी ने धोखा दिया है या कुछ भी किया है, तो आप क्या करेंगे, वो आरंभिक और बात के अनुभव का मुद्दा यहाँ पर चलेगा आपका, कि आप बाद में किसी पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये आरंभिक का क्या है, अनुभव है। तो आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, इस तरीके से राघव भी नहीं करता है। तो ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह खेल जो बच्चों के दूसरों के विचारों, विश्वास और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है। तो ऑप्शन 1 है कल्पनाशीलता वाला खेल, 2 है समानांतर खेल, 3 है एकांकी खेल, 4 है स्वतंत्र एकांकी खेल। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा हमारा, ए बिल्कुल सही होगा, कल्पनाशीलता वाला खेल। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा। देखिए यहाँ लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पूछा है, मतलब उनसे संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करे। ऑप्शन 1 है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, 2 है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, 3 है यांत्रिक प्रयोजन अभिविन्यास, 4 है सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो यह देखते हैं हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मतलब चौथा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो समाज में क्या अगर वो उन्होंने क्या क्या ये चीजें जान ली है तो वो समाज के हिसाब से चल रहे हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। 6 में पूछा गया है कि अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उस गिलास से सारा के गिलास में पानी डालते हुए देखा और वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए है केंद्रीकरण, 2 है जीवात, 3 है क्रमबद्धता, 4 है वर्ग समावेशन। देखिए ये क्वेश्चन वहां भी आया है, बस यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सारा को ला दिया है, वहां पर उन्होंने किसी और को लाया था। लेकिन आपका ऑप्शन में जो आंसर होगा आपका वही होगा जो वहां पे हुआ था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये हमारा, एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 6 है। तो 6 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। वहां पे भी हमने आपको बताया था केंद्रीकरण, यहाँ भी क्या है केंद्रीकरण है। ऐसे क्वेश्चन देखिए अभी आपको आगे और मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एक ना एक मिलते हैं।
एग्जाम में जरूर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप सभी, यहाँ से जरूर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है हर बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है कि पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। ऑप्शन 1 है पूर्व संक्रियात्मक काल, 2 है मूर्त संक्रियात्मक काल, 3 है उत्तर संक्रियात्मक काल, 4 है औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो आइए आंसर देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक काल। क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक काल होगा यहाँ पर। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल कर लेते हैं, कब करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक काल में करते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्से में फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव अगस्की के सीखने के सिद्धांत अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या करेगी। ऑप्शन 1 है बच्चे की अप्रेरित करेगी, 2 है उसे आक्रामक बना देगी, 3 है अधिगम के लिए पाठ काम करेगी, 4 है सीखने में मदद नहीं करेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, देख लीजिएगा। 8 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा हमारा, कि अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक। ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक द्वंद, 2 है सहपाठी सहयोग, 3 है उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर्य, 4 है पूर्णवरण। तो ये देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सहपाठी सहयोग। यहाँ पे क्या होगा, सहपाठी सहयोग, क्योंकि सहायक खोज में किस में सहायक है, सहपाठी सहयोग है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हावर्ड गार्डनर से पूछा गया है। हावर्ड गार्डनर की बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। ऑप्शन 1 है शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, 2 है स्थानिक बुद्धि, 4 है तार्किक गणितीय गणन बुद्धि, 4 है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। देखिए ये भी क्वेश्चन अभी आपको पूछा ही गया था, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती है। देखिए यहाँ पे हमने छोटा कर दिया, मुझे खुद नहीं दिख रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो आपको चारों ऑप्शन दिखने चाहिए तभी समझ में आता है आंसर। तो यहाँ पे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, 2 है बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए, तीसरा है अध्यापक को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर सीखा है उसे भूल जाए, चौथा हेतल को अपने अनुभाग में भेज देना चाहिए जिससे निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, कि बहुभाषावाद संस्कृति सृजित करने के लिए बच्चों को एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, और बच्चा जिस भाषा में बोला है हमें उस भाषा में उसे सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए जेंडर से क्वेश्चन पूछा है। जेंडर ऑप्शन 1 है जन्म के समय निर्धारित होता है, 2 आनुवंशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, 3 है सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, 4 है एक आंतरिक गुण है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है। तो 12 का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। जेंडर क्या होता है, ये समाज द्वारा ही हमें समाज के द्वारा ही हम जेंडर में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि दावा है ए का कि अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क आर, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा में पृथक करना। सही विकल्प चुने। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, कि ए सही है लेकिन आर क्या है यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं मैं बार बार बताती हूँ, याद रखिएगा। ऑप्शन 1 है बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, 2 है लचीला समूह गठन, 3 है गतिशील अध्यापक, 4 है दंड और पुरस्कार का प्रयोग। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या आपका 14 है, 14 का होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, मतलब चौथा आपका बिल्कुल सही होगा, दंड और पुरस्कार का प्रयोग नहीं पूछा है तो ये निगेटिव हमारा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है? 15 पूछा है कि राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके उससे अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम ऑप्शन 1 है बाल केंद्रित है, 2 है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, 3 है उपदेशात्मक है, 4 है कंठस्थीकरण पर केंद्रित है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाल केंद्रित है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगमकों का एक ऑप्शन 1 है अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, 2 है सक्रिय से प्रोत्साहित करना चाहिए, 3 है रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, 4 है अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना नेगेटिव है, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 कि अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद के लिए कहना चाहिए, 2 है विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, 3 है योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, 4 है सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। तो आइए आंसर देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि एक विद्यार्थी जिसे ADHD मतलब अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है। ऑप्शन है 1 है उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन होता है, 2 है कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, 3 है कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर तैरते हैं, 4 है कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा देता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि कक्षा जहां लचीली समय सारणी क्या करता है, बैठने की व्यवस्था और विद्यार्थी में अपनी रुचि अनुसार स्वयं काम करता है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा। एक नवीन परिस्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। ऑप्शन है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, 2 है व्यवहारिक बुद्धि, 3 है सृजनात्मक बुद्धि, 4 है प्रकृतिवादी बुद्धि। तो देख लीजिएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, यहाँ क्या है एक नवीन परिस्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन कौन कर सकता है, सृजनशील व्यक्ति कर सकता है, मतलब जिसके पास सृजनात्मक बुद्धि होगी वही कर सकता है अपसारी चिंतन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्प है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है। ऑप्शन 1 है पढ़ने व लिखने में, 2 है गतिशीलता में, 3 है चित्र बनाने में, 4 है सुनने में। तो आइए देखते हैं 20 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पढ़ने और लिखने में। 21 देखते हैं आइए कि बच्चे के बारे में लिखित कथनों से कौन सा सही। ऑप्शन 1 है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, 2 है बच्चे परिवार के सक्रिय अन्वेषक हैं, 3 है बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं सिर्फ उनमें उनसे कम, 4 है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश के अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। देखिए ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आपका होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं सिर्फ उनसे कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं 22 क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 3 इसका 1, 2 और 4 ये तीनों सही होंगे, 1, 2 और 4 ये तीनों सही होंगे। मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें से एक गलत होगा, 1, 2 और 4 ये तीनों सही होंगे, ये आपका गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा 21 का, 1, 2 और 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 22 क्या है, विद्यार्थी के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूह में पृथकीकरण करना, 2 है बच्चों की सोच चिंतन को समझना, 3 है विद्यार्थियों को किस भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, 4 है विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना। तो देखते हैं 22 का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, बच्चों की सोच चिंतन को समझना। मतलब विद्यार्थियों के काम में त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चों की सोच और चिंतन को क्या करें हम समझें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन 1 है मनोवैज्ञानिक कारकों से, 2 है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, 3 है विद्यालय से संबंधित कारकों से, 4 है अध्यापक से संबंधित कारकों से। ऑप्शन दिया है, एक में एक दिया है, 1 2 3, 1 2 3, 4 में 1 2 3 4। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे चारों क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 24 में पूछा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। ऑप्शन 1 है व्यवहारवाद, 2 है प्रत्यक्ष निर्देशन, 3 है सामाजिक संरचनावाद, 4 है पाठ्यपुस्तक आधारित अध्यापन। तो ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सामाजिक संरचनावाद। तो यहाँ पे सी लगा दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 25 देखते हैं। 25 पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन है तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए, 2 है प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को पढ़ा देना चाहिए, तीसरा है खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, चौथा है परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं छोटा कर देती हूँ, आप सभी क्वेश्चन भी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो ये देख लेते हैं 25 का हमारा आंसर क्या होगा। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिए खोजबीन करना और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, ये किसका ये है, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 है यही सुझाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 26 क्या पूछा है कि स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है। ऑप्शन 1 है वह तकनीकी जो याद करने में मदद करती है, 2 है संवेगों के नियमन के लिए तकनीकी, 3 है एक प्रभावशाली व्यवहारादि युक्ति, 4 है प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये 27 देखते हैं। 27 क्या पूछा है कि अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है, वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने में एक कदम बाद मानस मंथन करवाता है, यह युक्ति निम्नलिखित से किससे समुन्नत करेगी। ऑप्शन 1 है रटकर सीखना, 2 है दृष्टिकोण जानना, 3 है समालोचनात्मक चिंतन, 4 है खोजबीन। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन 1 है 1 4, 2 है 1 3 4, 3 है 1 3 2 3, 4 है 2 3 और 4। तो ये हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 27 है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है 2 3 और 4। तो यहाँ पर देखिए रटकर सीखना हमारा निगेटिव वर्ड है, ये आपको पहले से ही पता है, तो ये हमारा निकल जाएगा, 2 3 और 4 हमारा बचेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पूछा है कथन ए सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चे में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कारण आर अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सके। सही विकल्प चुने। देखिए ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है ए की, 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, 3 है ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 है, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या किसकी करता है, ए की करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण के आंतरिक है परीक्षा में सफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। ऑप्शन 1 है उसकी योग्यता की में कमी, 2 है परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, 3 है दुर्भाग्य, 4 है अध्यापक का उसके प्रति पूर्वग्रह पक्षपात। तो यह देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या है 29 है, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्या 29 का ए बिल्कुल सही, उसकी योग्यता में कमी। चलिए आइए देखते हैं 30 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए, बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए, तीसरा है भौतिक पुरस्कार देने चाहिए, चौथा है बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि बच्चे में जिज्ञासा हमें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए और सीखने के आनंद के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए। तो चलिए ये आपका 29 का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे आपको 28 दिसंबर का,
फिर उसके बाद देखेंगे 27 का, उसके बाद आपका 150 क्वेश्चन पूरा। चलिए देखते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है ये जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है 28 दिसंबर का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन 1 है कि परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। 2 है आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेश कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। 3 है आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। 4 है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 है मध्य बाल्यावस्था, 3 है शैशवावस्था, 4 है किशोरावस्था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है कि विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। देखिए अभी ये क्वेश्चन दिया है, बस देखिए क्वेश्चन का जो टाइप है बस वो बदल दिया है और चीजें वही पूछी गई है। ऑप्शन 1 है शीर्षगामी, 2 है अधोगामी, 3 है प्रमस्तिष्की, 4 है परिधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, शीर्षगामी, मतलब शीर्ष से पैर की ओर चलता है जो हमारा विकास होता है, गामक विकास। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड रुकिएगा, ये 1 सेकंड रुकिएगा। ये शरीर से बाहर की ओर पूछा है यहाँ पे। अच्छा ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन वो है तो उसी चैप्टर से, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया आपको ये देख लीजिएगा। ये आपका ऑप्शन 1 नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि ये क्या पूछा है देखिए, गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहर सिरे की ओर होता है। बाहर सिरे की ओर पूछा है तो इसे क्या कहते हैं, हम अधोगामी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है कि वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहरावा अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। पहला है प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा है द्वितीय समाजीकरण, तीसरा परिपक्वता, चौथा आनुवंशिक क्रमादेशन को खोलना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्राथमिक समाजीकरण। यहाँ पर उसने क्या किया है, ये माता पिता से सीखा है। तो जब बच्चा माता पिता से सीखता है तो वहाँ प्राथमिक समाजीकरण आ जाता है आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है। ऑप्शन 1 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, दूसरा है सामाजिक अव्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, तीसरा है दंड और आज्ञापालन उन्मुखीकरण, चौथा है कि आंतरिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। तो यह देखते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन अभी एक बार आ रहा है इसके पहले, जैसा कि हमने कहा है यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण का, बस यहाँ पे आपको ये चीजें बदल दी गई थी, इसका टाइप बदल दिया गया है यहाँ से दूसरे वाले पेपर में, और आंसर आपका वही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किक के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। ऑप्शन 1 है केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, 2 है क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, 3 है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, 4 है संक्रमक अनुमान एवं क्रमबद्धता। तो यह देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया, मतलब तीसरा विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवार हो रहा है वो। उसकी यह क्षमता कहलाती है। ऑप्शन 1 है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, 2 है आत्म केंद्रीयवाद, 3 है संरक्षण, 4 है क्रमबद्धता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, वह संकेत कर रहा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में कि लेव वागस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकट से दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में। ऑप्शन 1 है कुछ नीचे है, 2 है कुछ ऊपर है, तीसरा है उसी स्तर पर है, चौथा है बहुत ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ ऊपर है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, कुछ ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है? पूछा है कि अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं के निर्देश देता रहा है। लेवागेस्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 है आत्मकेंद्रित वाचन, 2 है व्यक्तिगत वाचन, 3 है सामूहिक वाचन, 4 है सामाजिक वाचन। तो चलिए देखते हैं ये हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा, व्यक्तिगत वाचन है। वो क्या कर रहा है? व्यक्तिगत वाचन कर रहा है, मतलब वह स्वयं से अपने में ही पढ़ रहा है। व्यक्तिगत वाचन मतलब प्राइवेट चीजें, सॉरी, वो प्राइवेट बातें अपने अपने खुद के अपने मन से ही बातें कर रहा है यहाँ पर। इनके अनुसार ये होगा क्योंकि वो स्वयं निर्देश दे रहा है, स्वयं में कुछ कर रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन 1 है हावर्ड गार्डनर, 2 है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, 3 है अल्फ्रेड बिनेट, 4 है B.F. स्किनर। तो बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ए होगा, हावर्ड गार्डनर ने दिया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है तो यह इंपॉर्टेंट लगाएगा आप। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है। पूछा है कि अभिकथन ए बच्चे भाषा के सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त हैं एवं पर्यावरण इससे कोई भूमिका नहीं निभाता है। कारण आर भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो ये देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही होगा, मतलब चौथा आपका ए और आर दोनों क्या है? गलत है यहाँ पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? ऑप्शन 1 है अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। 2 है पाठ्यपुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व। तीसरा है जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल। चौथा है कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। तो ये देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का, कि अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, ये क्या है? जोखिम वाला है। ठीक है, ये जोखिम पैदा कर सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? ऑप्शन 1 है जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है। 2 है लड़कियों और लड़कों की सहजता योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है। 3 है यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। 4 है यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यह जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे लड़के लड़कियों का यहाँ बात आ गया है तो ये जेंडर से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये क्या पूछा गया है। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है मानक एवं एक रूप, 2 है संकलनात्मक एवं अध्यापक केंद्रित, 3 है सतत एवं समग्र, 4 है मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 14 है। तो ये देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब सतत एवं समग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा कि आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है बच्चों का भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा है बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना। तीसरा है अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। चौथा है कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो फटाफट से बताइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं 15 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्ति विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए? ऑप्शन 1 है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना। 2 है विद्यार्थियों की उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें पृथक अनुभागों में पढ़ाना। तीसरा है लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना। चौथा है यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर किया जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम ADHD वाला बच्चा किस तरह विशेषता दर्शाता है। देखिए ADHD इसके पहले भी पूछ चुका है। ऑप्शन 1 है बैठकर चुपचाप काम करने वाले की प्रवृत्ति, 2 है आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, 3 है दूसरों के ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, 4 है बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे देखिए इसके पहले हमने भी बता दिया था कि जो ADHD वाला बच्चा होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, विचलित होने की प्रवृत्ति उनमें होती है। ऑप्शन नंबर 18 क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है उन्हें शिक्षा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, 2 है अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए, 3 है उन्हें परितोषक देकर अभिप्रेरित करना चाहिए, 4 है विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालने चाहिए। क्वेश्चन 18 तो ये देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि उनकी शिक्षा का चयन उनकी शिक्षा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्यक्रम सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वैसे भी प्रोत्साहित हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो हमारा ये बिल्कुल सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्यपुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है उसके अभिभावक को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए, 2 है उसे पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने में अस्थायी छूट दे देनी चाहिए, 3 है उसे पाठ्यपुस्तक के पाठों को रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए, 4 है उसे अपने सहपाठियों की कापियाँ काम उतारने के लिए दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये क्या हमारा 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, उसे पाठ्यपुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि कक्षा 4 में रमन पढ़ता है तो उसे कम दिखाई दे रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएंगे तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 का। 20 में क्या पूछा है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निशक्तता वाले बच्चे की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 1 है अधिगम से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, 2 है प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे, 3 है प्रदत्त कार्यों के लिए मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, 4 है लेखन कार्य का समय घटा देंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि प्रदत्त कार्य में मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व हम नहीं देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 21 देखते हैं क्या है हमारा। 21 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है। ऑप्शन 1 है उदाहरण और गैर उदाहरणों का प्रयोग, 2 है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, 3 है विद्यार्थी के किसी दूसरे के उदाहरण समझने के लिए कहना, 4 है बच्चे के अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। ऑप्शन 1 है 2 4, 2 है 2 3 4, 3 है 1 2 3, 4 है 1 2 4। तो यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या होगा, हम बताते हैं आपका 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मतलब सी का मतलब आपका तीसरा यहाँ पर सही होगा, तीसरा मतलब 1 2 और 3, मतलब ये तीनों आपका 1 2 3 ये तीनों सही हैं, बाद में ये चीज़ें क्या है गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि अभिकथन है ए है अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान के समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा में बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कारण आर बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि पहले वे जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं है ए की, 3 है ए सही है लेकिन आर गलत है, 4 है ए और आर दोनों गलत हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 इसने देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। 1 है संरचनावादी व्यवहारवादी, 2 है रटने पर आधारित अधिगम और धारणात्मक समझ, 3 है खोजबीन आधारित अधिगम ड्रिल और अभ्यास, 4 है अधिगम के लिए आकलन अधिगम का आकलन। तो पूछा क्या है शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि रटने पर आधारित अधिगम और धारणात्मक समझ जो हमारा ये शिक्षा 2022 है
उपागम में किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो ये जो बच्चा रटता है इसके बदलाव की क्या करती है? अनुशंसा करती है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? ऑप्शन ए के विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। दूसरा है विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं। तीसरा है विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। चौथा है विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 24 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का। 25 में पूछा है कि मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है, यह उसे संतुष्टि देता है, यह कार्य दर्शाता है। बड़ा कर देती हूँ, देखिएगा। ऑप्शन एक है ब्रह्मा प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा। दूसरा है आंतरिक प्रेरणा। तीसरा है अभावजन्य आवश्यकता। चौथा है शारीरिक आवश्यकता। तो देख लेते हैं 25 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, आंतरिक प्रेरणा, क्योंकि वह अंदर से क्या है? प्रेरित है, इसलिए क्या है? संतुष्टि प्रदान करता है। जब हम अंदर से किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित होते हैं तभी हमें उस चीज़ से क्या होता है? संतुष्टि मिलता है, या वो चीज़ हमें करने के लिए बार बार चीज़ों को हम करते हैं और हम सफल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? ऑप्शन एक है शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। 2 है जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग। 3 है तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। चौथा है अच्छे अंक लाने का दबाव। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 26 है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल सही होगा, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 27 में क्या पूछा है? 27 में विद्यार्थी की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? त्रुटि के विषय में देखिए पूछा है। ऑप्शन एक है त्रुटियों से अध्यापक को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। दूसरा है त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं। तीसरा है त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोचने और समझने का अवसर देती है। चौथा है विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों को तुरंत दूर करना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, कि त्रुटियां अध्यापकों के विद्यार्थियों की सोच समझ का क्या देती है? अवसर देती है। अवसर हमारा क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे ऐसे भी आप आंसर लगा सकते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। 28 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन एक है संवेग। दूसरा है सांस्कृतिक संदर्भ। तीसरा है परिपक्वता। चौथा है रुचि। ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन एक है 3 4, 2 है 1 3 4, तीसरा है 1 2 3 4, चौथा है 1 और 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि 1 2 3 और 4। मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारा अधिगम है वो प्रभावित करते हैं, संवेग को भी करता है, सांस्कृतिक संदर्भों को भी करता है, परिपक्वता को भी करता है और हमारी रुचि को भी करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 29 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पे भी नहीं पूछा है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा आप, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। ऑप्शन एक है शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं। 2 है कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है। 3 है सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। चौथा है अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी होगा कि सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव पूछा है, तो बाधित क्या हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 30वां क्वेश्चन क्या पूछा है। कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे ऑप्शन एक है बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी। 2 है बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत व अरुचि का बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा। चौथा है विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो ये देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। देखिए कहीं भी अगर हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं कि उनके विषय वस्तु को क्या कर रहे हैं रोचक और
जो उनसे जुड़ा हुआ हो, रोचक और उनसे जुड़ा हुआ है, या जो उनकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, अगर ये चीज़ें ऐसी आ जाती हैं तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जब यहाँ पे अक्सर देखिएगा जब चीज़ें क्या हो हमें रियल लाइफ से जुड़ी हो तो वहाँ पे ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं, अब ये हमारा हो गया ख़त्म, 30 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम आपको पढ़ाएंगे आपको 27 दिसंबर, अब 27 दिसंबर का चलेगा। अब ये लास्ट है, तो हम 30 क्वेश्चन और कर लेंगे तो हम 150 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं 27 का हम, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। ऑप्शन 1 है केवल गुणात्मक परिवर्तन, 2 है केवल मात्रात्मक परिवर्तन, तीसरा है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, चौथा है न ही गुणात्मक और न ही मात्रात्मक परिवर्तन। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं। जो बच्चे के संदर्भ जो विकास से, विकास में क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछ सका है, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, बाद में भी आपको पूछ सकता है और इसके आने वाले भी पेपर में ये आपसे पूछा गया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन 1 है लिखना, 2 है कूदना, 3 है दौड़ना, 4 है तैरना। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा हमारा, लिखना। लिखना जो हमारा है ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, क्योंकि जो चीज़ें हम उंगलियों से करते हैं, यहाँ पे एक ट्रिक लगा लीजिएगा, उंगलियों के द्वारा पकड़ना, ये सब लिखना, ये सब चीज़ें क्या हमारे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है कि बच्चों के विकास में संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, दूसरा है गर्भाधान में जन्म तक का विकासात्मक चरण, तीसरा है शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, चौथा है किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तन का विकासात्मक चरण। तो ये देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ये देखते हैं यहाँ पे कि किसी व्यक्ति में विशेष क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ भी दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं इस साल भी। तो समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन 1 है बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, 2 है बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, 3 है बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, चौथा है यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं है। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है ये पूछा है, तो ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, बिल्कुल होती है भाई। द्वितीयक समाजीकरण हमारा क्या है, द्वितीयक समाजीकरण हमारा विद्यालय है, तो विद्यालय में बच्चे की क्या होती है, भूमिका जरूर होती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन 1 है अनुदेशन उद्देश्य का आदान प्रदान, 2 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, 3 है अनुबंध नैतिकता एवं अधिकार व कानून, चौथा है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मतलब सामाजिक सरोकार और आत्मबोध होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 में पूछा है, छोटा कर दे रहे हैं आपको। समायोजन घटित होता है जब, ऑप्शन 1 है बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, 2 है बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, तीसरा है बच्चे अपनी स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं, चौथा है बच्चे अपने मूर्त अनुभव की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर कि बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभव का अभिप्राय को क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है। देखिए मैं यहाँ पे आपको इतना जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है। आप प्रीवियस ईयर हम मेरे आशा से आप प्रीवियस ईयर लगा चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। ठीक है, 16 फूलों के क्या दिखाई देते हैं, चित्र दिखाए जाते हैं। उनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जिन प्याजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो ऑप्शन 1 है क्रमबद्धता, 2 है श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, 3 है सकर्मक अनुमान, 4 है प्रतिज्ञप्ति चिंतन। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7 है, तो 7 का होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण उसे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी लारेंस कोहलबर्ग नहीं, चलिए देखते हैं किससे पूछा गया है। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? ऑप्शन 1 है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत पर, 2 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर, 3 है ले वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर, 4 है हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत पर। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 8, तो आइए हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ले वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। देखिए वाइगोत्स्की से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कोहलबर्ग से, वाइगोत्स्की से, तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और नहीं आप हमें कमेंट करिएगा, मैं कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की को एक बार फिर से पढ़ा दूंगी, और हार्वर्ड गार्डनर जी को, इन तीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। ऑप्शन ए रटन स्मृति, 2 है सत्ता के प्रति अनुकूलता, 3 है आलोचनात्मक चिंतन, 4 है प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9 है, 9 का आंसर बताइएगा फटाफट से। आइए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। ऑप्शन 1 है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, 2 है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, 3 है भाषात्मक बुद्धि, 4 है प्राकृतिक बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 10 है आपका, तो ये देख लेते हैं 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये हार्वर्ड गार्डनर से जो बहुबुद्धि का है, व्यक्तित्व बुद्धि जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 पूछा है कि कथन ए कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क आर उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। 3 है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका, मतलब एक बिल्कुल सही है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, देखिए जेंडर से पूछा गया है कि डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, डैश शब्द का प्रयोग उनकी विशेषताओं और भावनाओं के लिए होता है जिसे कि एक विशेष सांस्कृतिक पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। ऑप्शन ए है लिंग जेंडर, 2 है लिंग लैंगिकता, सॉरी जेंडर लैंगिकता, 3 है जेंडर लिंग, चौथा है लैंगिकता जेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो ये देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा हमारा, लिंग जेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहले लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि जेंडर शब्द का जो प्रयोग होता है वो विशेषता और स्वभाव के लिए होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, देखिए बहुभाषी से पूछा है कि बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन 1 है स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों को भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में संवाद करते हैं। देखिए यहाँ पर केवल आ गया, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट को देखते हैं हमारा क्या है। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा हमारा है, क्वेश्चन 13 है, देखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही, और छात्र के उस भाषा के संवाद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग उन्हें क्या है आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ये सारे क्या होंगे, दंडित करना हमारा निगेटिव है, और किसी चीज़ को निर्धारित करना या अनुदेश करना ये भी निगेटिव है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। निम्न से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। ऑप्शन 1 है यह छात्रों के अवसारी चिंतन को प्रोत्साहित करता है, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित है। चौथा है वे अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। चौथा है वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि वे मूल्यांकन के सख्त ढांचा संरचनाओं पर क्या है आधारित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है कि निम्न से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन 1 है सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, 2 है बच्चों की संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण करना, तीसरा है मानकीकृत परीक्षण, चौथा है केवल प्रत्याश्रमण पर आधारित प्रश्नों उत्तरी। तो एक क्वेश्चन नंबर 15 है। आइए आंसर देख लेते हैं इसका। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का
2 सही होगा बिल्कुल। बच्चे की संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीकी है। ऑप्शन 1 है अर्थहीन है। 2 है कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। 3 अधिगम की गति को बाधित करेगी। 4 है अधिसंज्ञान कौशल में विकास में मददगार है। तो चलिए देख लेते हैं इसका हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होगी, क्योंकि यहाँ अध्यापिका क्या करेगी कि गणित के सवाल के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया व्याख्या को क्या करिए बढ़ावा देती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है। ऑप्शन 1 है सृजनात्मक, 2 है स्वलीन, 3 है अधिगम विकार, 4 है मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो ऑप्शन 1 है 1 2 4, 2 है 1 2 3, 3 है 2 3 4, चौथा है 1 2 3 और 4। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये चारों हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये चारों सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार और मानसिक रूप चुनौतीपूर्ण, ये चारों क्या करती हैं उपयुक्त क्या करती है मान रखती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ाते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है तो डैश कहलाती है। ऑप्शन 1 है वाचन वैकल्प, 2 है स्वलीनता, 3 है अधिगम असहायता, 4 है अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा वाचन वैकल्प। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा अक्षर शब्द को हटा रहा है तो उसका वाचन वैकल्प है यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 हम फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि हम सिर्फ दोहरा रहे हैं चीजों को। बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी साधनों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन 1 है स्वकेंद्रितता, 2 है सृजनात्मकता, 3 है वाय प्रेरणा, 4 है संज्ञानात्मक विलंबता। तो क्वेश्चन नंबर 19 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा सृजनात्मकता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, यहाँ पे देख लेते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के निम्न से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है। ऑप्शन 1 है बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, 2 है त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, 3 है छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, 4 है सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन 1 है 1 3 4, 2 है 1 2 4, 3 है 1 2 3 4, 4 है 1 2 और 3। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, मतलब 1 2 और 4। ठीक है, 1 2 और 4 यहाँ पे हमारा सही होगा। 1 सही होगा, 2 सही होगा और क्या होगा 4 सही होगा। छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक को हम नहीं रखेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं 21 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 21 में पूछा गया है कि कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन 1 है संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, 2 है बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख, 3 है बच्चों के प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, चौथा है बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। तो यह देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि बच्चों के प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना ये प्रभावशाली नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है, नहीं का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 देखते हैं। 22 में निम्न से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन 1 है अमेरिका की राजधानी क्या है, 2 है मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, तीसरा है 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, चौथा है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। तो ये हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पे 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा 3 अंकों की संख्याओं को अलग अलग तरीके से जोड़ के बताएगा तो ये प्रतीकात्मक ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। ऑप्शन 1 है बेधन और अभ्यास पर आधारित, 2 है अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, तीसरा है पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रित, चौथा है परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख।
तो ये क्वेश्चन क्या आपका 23 है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुख। देखिए खोज यहाँ पर क्या है, हमारा क्या है, ये जो खोज है हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके देख के आप क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। 24 देखते हैं क्या हमारा, 24 है कि निम्न से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। ऑप्शन एक है अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। 2 है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। 3 है अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा मापा जा सकता है। 4 है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। देखिए सक्रिय यहाँ पर क्या हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो इससे भी आप चीजें सही कर सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पर देखिए केवल दिया है तीसरे में, तो केवल हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। पाठ्य पुस्तक मतलब याद करना मतलब किसी चीज को रट्टा मारना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी केवल दिया है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 25 क्या है। 25 में पूछा है कि समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है प्रकार्यात्मक स्थिरता, 2 है अनुक्रिया समुच्चय, 3 है अनुरूपक चिंतन, 4 है साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 का ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, मतलब अनुक्रिया समुच्चय। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। ये नेक्स्ट देखते हैं 26 में कि एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। ऑप्शन एक है व्यवहारवादी, 2 है संरचनावादी, 3 है मनोविश्लेषणवादी, 4 है प्रतिपादक। तो आइए यहाँ पे आंसर देखते हैं 26 का क्या होगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, संरचनावादी। क्या होगा, संरचनावादी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा 27 का क्या है कि समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है कहलाती है। ऑप्शन एक है अनुरूपक, 2 है पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, 3 है कलन विधि, 4 है स्मरण सहायक विधियां। तो यहाँ पे देखिए 27 क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति 2 सही होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंच जाते हैं, तो पश्चगामी मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो ऑप्शन एक है उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, 2 है उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब जब तक कि गलतियां करना छोड़ न दे, 3 है उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए, 4 है शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी मतलब चौथा आपका सही होगा कि शिक्षक को बच्चे के सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन एक है दुश्चिंता और भय पैदा करके, 2 है प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, 3 है व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर, चौथा है वास्तविक इनाम जैसे टॉफी देकर। देखिए एक क्वेश्चन इसके पिछले में जो हमने पढ़ाया उसमें भी आया था क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पर देखते हैं 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको क्या करेंगे, सहयोग देंगे। बच्चों को क्या करेंगे, हम हमेशा सहयोग देंगे, तभी बच्चा क्या होगा, प्रोत्साहित होगा। जब तक आप सहयोग नहीं देंगे बच्चा कभी प्रोत्साहित नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन एक है अवधान, 2 है प्रत्यास्मरण, 3 है रटना, 4 है अधिसंज्ञान। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, अधिसंज्ञान होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने, मतलब आप किसी विद्यार्थी के लिए योजना बना रहे हैं, जांच रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा वही पूछा गया है, तो अधिसंज्ञान होगा। जो वो क्षमता और अधिगम में परिवर्तन करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी, हमारा अधिसंज्ञान कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं आपके टोटल, और वो भी इतने कम टाइम में। और आप कहीं भी इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन को बस एक सरसरी निगाह से देखने के उसके लाया है, क्योंकि अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और वीडियो देखेंगे तो आप फटाफट से चीज़ों को कर लेंगे। तो आप सभी इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा, और ये आपका 6 दिन लगातार आएगा, ठीक है।
ये 6 दिन लगातार आएगा और ईबीएस का भी हम आपको लाएँगे। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो और चीज़ों का भी हम फटाफट से आपको हिंदी का भी हम आपको दे देंगे। और यहाँ पे देखिएगा, आप सभी इन चीज़ों को करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि अगली जो वीडियो आए वो आप तक पहुँचे। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो आप सभी को थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो हम लाते हैं बाद में, मतलब इसके नेक्स्ट वाले लाते हैं जिसमें हम 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया हमने कि जो आपके सीडीपी के 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं, मतलब हम डेली एक वीडियो में 5-5 साल के क्वेश्चन लाके आपको 6 या 7 वीडियो में इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आप सभी को थैंक यू और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप सभी।